डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वे के बारे में बताया था कि उसका मीनिंग क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्वे के मुख्य चरण क्या है, यानी क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं एक सर्वे को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मूल्यांकन के बारे में कि सर्वे के क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, गुण दोष क्या है सर्वे के। बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो देखें और उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। स्टेप्स में पहला स्टेप आ जाता है उद्देश्यों की रचना। उद्देश्य होता है लक्ष्य या एम। तो बेटा, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता सबसे पहले सामान्य और विशिष्ट समस्याओं को निश्चित करता है। सामान्य यानी बेसिक और जनरल क्वेश्चंस, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो इन दोनों तरह की समस्याओं को वो निर्धारित करता है कि सर्वे के माध्यम से वो क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इससे सर्वेक्षण के उद्देश्यों की एक साफ सी झलक मिल जाती है कि सर्वे क्यों किया जा रहा है। सर्वे या सर्वेक्षण एक ही बात है बेटा। नेक्स्ट स्टेप, सैंपल का चयन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्वे एक जनसंख्या पर किया जाता है, लोगों के समूह पर किया जाता है। तो अध्ययनकर्ता वह जनसंख्या भी निश्चित करता है जिसके बारे में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाएंगे। सर्वे जिन लोगों पे किया जाएगा उन लोगों का सैंपल चयन किया जाता है, चूज किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है। फिर वह उस जनसंख्या में से अध्ययन में शामिल होने वाले लोगों के सैंपल का चयन करता है। ये मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। मान लो कोई स्कूल है और मैं उस स्कूल के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहती हूँ कि उस स्कूल में किस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों से डील करने के लिए, और टीचर्स क्या तरीके अपनाते हैं, तरह तरह की बातों का मैं अध्ययन करना चाहती हूँ। तो उस अध्ययन के लिए मैं क्या करती हूँ, हर कक्षा में से 2-3 बच्चे सिलेक्ट कर लेती हूँ। पहली कक्षा के भी 2-3 बच्चे मैंने सैंपल में ले लिए, दूसरी क्लास के भी 2-3 बच्चे ले लिए, तीसरी क्लास के भी 2-3 बच्चे ले लिए। इससे क्या हुआ, मेरे सैंपल में सैंपल हो गया वो ग्रुप जिसमें हर कक्षा के 2-3 बच्चे हैं, और जनसंख्या हो गया वो पूरा स्कूल। अब जो मैं सर्वे करूंगी वो मैं पूरे स्कूल के बच्चों पर ना करके केवल अपने सैंपल पर करूंगी, और फिर जो निष्कर्ष आएगा वो मैं कह सकती हूँ कि पूरे स्कूल के बारे में ये मेरा निष्कर्ष है, क्योंकि हर कक्षा का प्रतिनिधित्व 1-2 बच्चे ने कर दिया है। इसी चीज को बेटा सामान्यीकरण भी बोलते हैं। जब सैंपल के दम पे, एक उस समूह के दम पे जिस पर हमने सर्वे किया है, हम पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे सामान्यीकरण बोलते हैं। ये आगे चलकर आएगा तब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। तो बेटा, सेकंड स्टेप में रिपीट कर रही हूं आपके लिए, सैंपल का चयन, यानी जिस समूह पर हमने सर्वे करना है उस समूह का सिलेक्शन। पहला स्टेप क्या था बेटा, देखिए स्क्रीन पर, उद्देश्यों की रचना। ये डिसाइड करना कि सर्वे के उद्देश्य क्या है, सर्वे क्यों किया जा रहा है। दूसरा स्टेप है सैंपल का चयन, कि सर्वे किन लोगों पर किया जाएगा। थर्ड स्टेप है बेटा उपकरणों का चयन। उपकरण होते हैं वो टूल्स, वो डिवाइसेस जिनका हम यूज करते हैं। तो अध्ययनकर्ता अपने उद्देश्यों के अनुसार अध्ययन की प्रविधि का चयन करता है। जो उसने पहले स्टेप में उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनके अनुसार वो डिसाइड करता है कि वो क्या तरीके अपनाएगा सर्वे करने के लिए। उदाहरण के लिए वो इंटरव्यू ले सकता है लोगों का, जिससे कहते हैं साक्षात्कार।
वो प्रश्नावली का उपयोग कर सकता है। सभी प्रश्न एक पन्ने पर लिख लिए, लोगों को फोटोकॉपीज दे दी और वो उसका जवाब लिखकर वापस कर देंगे। ये हो गया प्रश्नावली प्रविधि। चौथा स्टेप है विश्लेषण। जो रिस्पॉन्स मिलेंगे, जो अनुक्रियाएं लोग लिख कर देंगे या इंटरव्यू में जो वो जवाब देंगे, उनके दम पे जो विश्लेषण निकाला जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उसे कहते हैं विश्लेषण। ये चौथा स्टेप है बेटा। प्रयोज्यों की अनुक्रियाओं यानी रिस्पॉन्सेस का सारणीकरण, संकेतीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। प्रयोज्य होते हैं वो लोग जो कि टेस्ट दे रहे हैं या सर्वे में शामिल हुए हैं या किसी भी प्रयोग में शामिल हुए हैं, उन्हें हम कह देते हैं प्रयोज्य। यानी जो जनसंख्या में से हमने सैंपल चुना, तो सैंपल का हर व्यक्ति एक प्रयोज्य है। प्रयोज्यों ने जो हमें अनुक्रियाएं दी, जो रिस्पॉन्स दिए, जो रिएक्शंस दिए, उनको एक टेबल बना लिया जाता है और उस टेबल में नोट कर लिया जाता है। इसे कहते हैं सारणीकरण। संकेतीकरण, उसको एनकोडिंग की जाती है, कोड्स में उसे लिखा जाता है और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है कि सारी बात का अर्थ क्या है। सांख्यिकी की प्रविधियों से आंकड़ों का भी विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकी होती है बेटा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की प्रविधियों का उपयोग करके जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जैसे मान लो मैं किसी बच्चे पर एक अध्ययन कर रही हूँ कि वो बहुत शरारती बच्चा है, तो वो 45 मिनट की कक्षा में कितनी बार शरारत करता है, तो मैंने बच्चे का नाम नोट किया, ऐसे डब्बे बना दिए। जब भी वो शरारत करता है, पहले डब्बे में टिक, दूसरे डब्बे में टिक, तीसरी शरारत की तो तीसरे डब्बे में टिक। इस तरीके से मैंने हर पीरियड का एक उसका टेबल बना लिया। अब मेरे पास नंबर आ जाएंगे, पहले पीरियड में उस बच्चे ने 10 बार शरारत की, दूसरे पीरियड में उस बच्चे ने 6 बार शरारत की, तीसरी पीरियड में उस बच्चे ने 12 बार शरारत की। तो ये जो आंकड़े मुझे मिल रहे हैं, इनको सांख्यिकी की प्रविधियों के माध्यम से इनका विश्लेषण किया जाता है, इन्हें एनालाइज किया जाता है। पहला स्टेप क्या था बेटा? उद्देश्यों की रचना। स्क्रीन पर देखिए, उद्देश्यों की रचना। दूसरा स्टेप सैंपल का चयन। तीसरा स्टेप उपकरणों का चयन। चौथा स्टेप विश्लेषण। पांचवा स्टेप है बेटा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित विश्लेषण के आधार पर मिली सूचनाओं को एक रिपोर्ट के रूप में अंत में प्रस्तुत किया जाता है। जो सारा हमने सांख्यिकी के माध्यम से, टेबल बना के, सारणीकरण के माध्यम से विश्लेषण किया है, उसके आधार पर जो हमें सूचनाएं या निष्कर्ष मिले हैं, उनको हम एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये थे बेटा आपके 5 स्टेप सर्वे या सर्वेक्षण के। आइए अब हम देखते हैं इसके गुण और दोष। मूल्यांकन, सर्वे के क्या गुण हैं, सर्वे के क्या दोष हैं। गुण, पहला, कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से आंकड़े संग्रहित किए जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देती हूँ मैं आपको, डाक सर्वे, ये एक तरह का सर्वे मैं आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। डाक सर्वे में क्या करते हैं हम, प्रश्नावली की बहुत सारी हम कॉपीज छपा लेते हैं, प्रतिलिपियां, और उनको डाक के माध्यम से लोगों को पोस्ट कर देते हैं। तो हम देश के दूर दूर के कोने में बैठे लोगों तक भी एक साथ पहुंच सकते हैं। फिर वो उसके जवाब लिखकर हमें वापस डाक के पते पर भेज देते हैं। इससे क्या होता है, एक कम से कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमें अनुक्रिया या आंकड़े प्राप्त हो गए। सेकंड इसका गुण है बेटा कि निष्कर्ष में सामान्यीकरण का गुण अधिक होता है। ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया था। ये सामान्यीकरण का क्या मीनिंग है, इसका गुण होता है सर्वे में, पर इसका मीनिंग क्या है। मान लो मैं एक पूरी जनसंख्या पर यानी एक स्कूल पर अध्ययन कर रही हूँ। मैं फिर से वही एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ के लिए।
एक स्कूल पर मैंने अध्ययन करना है कि उस स्कूल की पॉलिसीज क्या है या उस स्कूल में क्या तरीके और प्रविधियां अपनाए जाते हैं। मान लो मैं सिर्फ एक कक्षा के एक बच्चे को लेकर उससे प्रश्न पूछती हूँ कि आपको अपने स्कूल की टीचिंग कैसी लगती है, टीचर्स का क्या एटीट्यूड है, माहौल कैसा है, बुक्स कौन सी पढ़ते हो, ब्रेक कितना मिलता है, ऐसे तरह तरह की बातें मैं पूछती हूँ। क्या उस एक बच्चे की रिपोर्ट पर मैं निर्भर कर सकती हूँ पूरे स्कूल के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं उस पर नहीं निर्भर कर सकती क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा है और वो सिर्फ अपनी क्लास के बारे में अपने नजरिए के अनुसार ही बात करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर क्लास में से 2-3 बच्चे चुन लेती हूँ। जरूरी भी नहीं कि वो 2-3 बच्चे बहुत ही होशियार हों या बहुत ही कम पढ़ने वाले हों। किसी भी तरह के बच्चे मैं 2-3 हर कक्षा में से चुन लेती हूँ। इस तरीके से ग्रुप बन जाता है लगभग 30-40 लोगों का। इस समूह से मैं कुछ प्रश्न करती हूँ और उन प्रश्नों के दम पर मैं कुछ निष्कर्ष निकालती हूँ कि 30-40 बच्चों में से अगर 25 या 20 बच्चे एक बात कह रहे हैं तो संभावना है कि वो बात ज्यादा सच है। इसे कहते हैं बेटा सामान्यीकरण, कि मैंने छोटे समूह के दम पर पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाला कि जो ये 30-40 बच्चों का समूह अपने स्कूल के बारे में बातें बता रहा है वो पूरे स्कूल के बारे में निष्कर्ष सच है। इसे हम कहते हैं सामान्यीकरण या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। बेटा अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता, वीडियो थोड़ा रिवाइंड करें, फिर से देखें। मैं आपको रिपीट करती हूँ बेटा कि आप अभी से रेगुलर होके पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस कवर होता जाएगा और आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपका मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का बेस बन रहा है, तो आप ध्यान से सारे लेक्चर्स सुने, समझें और नोट्स बनाएं। चलिए, अवगुण दोष क्या है सर्वे के? पहला इसका जो कमी है या इसका अवगुण है वो ये है कि इस विधि का प्रयोग शिशुओं पर नहीं किया जा सकता। छोटे बच्चों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों भला? क्योंकि इसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं और जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो भी बोलना या भाषा को उतने अच्छे से समझना नहीं जानते। दूसरा, संग्रहित आंकड़ों की वैधता पर लोगों को शक बना रहता है। जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो लोगों की अनुक्रियाएं हमें मिली हैं, जिसे हम सांख्यिकी के माध्यम से विश्लेषण करते हैं, उस सारी चीज की वैधता पर लोगों को शक रहता है। वैधता यानी जो चीज हम कह रहे हैं कि ये आंकड़े ये दर्शाते हैं, क्या सच में वो आंकड़े वही चीज दर्शा रहे हैं या उसके पीछे कुछ और चीजें हैं जो बीच में अपना रोल प्ले कर रही हैं, अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। तो वैधता होता है कि मैं मान लो कह रही हूं कि मैं पता करना चाहती हूँ कि इस स्कूल में ज्यादातर बच्चे पास होते हैं या फेल होते हैं। मेरे अध्ययन की ये प्रश्न है, पर मैं जो आंकड़े इकट्ठा करती हूँ वो इस चीज पर इकट्ठे हो जाते हैं कि स्कूल में स्पोर्ट्स के कितने पीरियड्स हैं। तो ये दोनों बातें तो अलग अलग हो गई, यानी मेरी प्रश्नावली की या संग्रहित आंकड़ों की वैधता अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो मैं कह रही हूं कि मेरी जो सर्वे है वो इस चीज के बारे में बताएगी, वो उस चीज के बारे में ना बताकर किसी और ही चीज के बारे में निष्कर्ष दे देती है। उसे हम कहते हैं वैधता कम होना। वैधता अच्छी होनी चाहिए तभी हमारा सर्वे कामयाब है। तो जब हम सर्वे के माध्यम से अनुक्रियाएं इकट्ठा करते हैं, लोगों के रिस्पॉन्स इकट्ठा करते हैं, तो कुछ लोगों को ये शक बना रहता है कि जो रिस्पॉन्स आए हैं, कई बार लोग ठीक से समझ नहीं पाते क्वेश्चन तो वो कुछ और चीज का जवाब दे बैठते हैं, या कुछ लोग सभी चीजों का जवाब ना देकर, मान लो मेरी प्रश्नावली में या सर्वे में 25 सवाल है, 25 में से केवल 10-15 सवालों का जवाब दे देते हैं, बाकियों का नहीं देते। इससे क्या होगा? वैधता अच्छी नहीं हो पाएगी। तो बेटा ये थे गुण और अवगुण सर्वे के। इसी के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। तब तक के लिए बेटा टेक केयर एंड स्टडी रेगुलरली।